अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आज की क्लास भी आप सभी साथियों के निसाब के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत ही अहम और बहुत ही खास होने वाली है। यह क्लासेस यूजफुल है सेट एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के ताल्लुक से, और इसी तरीके से ट्रिपल एसएसबी के लिए, यूसीजी नेट और जूनियर लेक्चर वगैरह तमाम इम्तिहानात जिसका उर्दू से ताल्लुक हो, उर्दू मुसाबकाती इम्तिहानात जिसका भी हो, चाहे वो मानो से बीएड कर रहे हो और वो बीएड का एंट्रेंस निकालना चाहता हो, तो ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही अहम, बहुत ही खास। फिलहाल साथियों, जूनियर लेक्चर का अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है आज हमारा 27वां क्लास है, यानी 27वीं क्लास है। इसकी अब तक के तमाम क्लासेस प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, तमाम क्लासेस भी देख सकते हैं, तमाम क्लासेस के मॉक टेस्ट भी आप देख सकते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट है, आप उसे देख लें, और जो थ्योरी बेस्ड क्लासेस है उसे भी आप देख के पढ़ लें, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप एग्जाम पास कर जाएंगे। आइए आज हम साथियों मसनवी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस मसनवी को फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। और साथियों, मसनवी में जो सबसे पहला आपको दिया है, जो मशहूर है सिहरुल बयान, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर मसनवी की तमाम तारीफ, तारीख, हिस्ट्री इनके और तमाम तनकीद को पढ़ेंगे। मसनवी का टोटल खुलासा पढ़ेंगे और फिर उनमें किरदार निगारी क्या है सिहरुल बयान का, उसकी किरदार निगारी को पढ़ेंगे और मुकम्मल आराओ ख्यालात हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, आइए हम शुरू करते हैं। आप अगर आए हैं तो डेली नए मेहमानों की दरखास्त है कि रात के 9 बजे आप जरूर इस चैनल से जुड़िएगा। आपको जो है कि डेली क्लासेस लाइव मिलेंगी और आपको नोट्स के लिए, सही तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्जाम के मुतालिक आप हमें एक बार जरूर मौका दें और इस नंबर पर राब्ता जरूर करें 9045978747। इस पे आप राब्ता करके साथियों हमसे अपने एग्जाम के निसाब के मुताबिक जो है कि आप नोट्स भी ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। अगर आप आ चुके हैं यहाँ पर तो पहला काम साथियों आपका लाइक का होना चाहिए, दूसरा फिर आपका शेयर का होना चाहिए, उसके बाद साथियों आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, इतनी तो मुझे उम्मीद है, लेकिन ये 3 काम आपको जरूर करना है। फिर वही बात, एक बार कांटेक्ट आप जरूर कीजिएगा नोट्स लेने के लिए, ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए, जो आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं मसनवी को। क्या पढ़ने वाले हैं? मसनवी को। अब मसनवी के वन शॉट लाइन क्या है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा और वन शॉट में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, शॉर्ट लाइनिंग में, और एक शॉर्ट तरीके से कोशिश करते हैं। पहली लाइन है कि मसनवी के लुग़वी माने क्या है? दो दो। मसनवी के लुग़वी माने क्या है? दो दो के हैं। जिस तरीके से आपने रुबाई पढ़ा था तो रुबाई के माने क्या है? 4 4। तो ये 4 4 डिजिटल नंबरिंग 4 4 वाली जो है, ये वाली, ये मुराद नहीं होता, बल्कि ये वाली 4 4 मुराद है। क्या वाली? ये वाली 4 4, और इसी तरह ये वाली 2 2 मुराद है। ठीक है, तो मसनवी के लुग़वी माने 2 2 के आते हैं, रुबाई के लुग़वी माने 4 4 के आते हैं। चलिए, मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या लगातार बयान किया गया हो, तसलसल यानी कि लगातार बयान किया गया हो। रुबाई के अंदर में क्या होता है, हमने आपको रुबाई भी पढ़ाया है, तो रुबाई के अंदर में 4 ही लाइन में पूरी मजमून समेटनी पड़ती है। तो नज़मी इस्तिलाह के अंदर में सबसे छोटी जो सिनफ़े सुखन है बात कहने की, मजमून की, वो रुबाई है, और सबसे तवील, सबसे लंबी पूछी जाए तो फिर वो मसनवी है।
ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے. تو سب سے چھوٹی رباعی آ جاتی ہے، سب سے لمبی مثنوی آ جاتی ہے. ان میں کیا بولتے قافیہ اور ردیف کا بھی فرق آتا ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاتے چلا ہوں. اگلی ون شارٹ لائن یہ ہے ساتھیوں، مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے. مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے. مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج بھی کہا جاتا ہے. اور اگلی لائن ہے کہ لفظ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن بحیثیت صنف سخن مثنوی کی ایجاد فارسی میں ہوئی ہے. اردو نے اسے فارسی ہی سے مستعار لیا ہے. مستعار کے معنی کیا ہے؟ ادھار. تو اردو نے، اردو دانے، اردو جاننے والوں نے اس کو فارسی سے ادھار لیا ہے مثنوی کو. لیکن پوچھا جائے مثنوی اصل کس زبان کا لفظ ہے تو پھر یہ عربی زبان کا لفظ ہے. آگے بڑھ رہے ہیں، سمجھ میں بات آ رہی ہے تو برابر کمنٹ کیجئے گا. مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر ہوتے ہیں. کتنے اوزان؟ تو 7 اوزان جو ساتھیوں مثنوی کے لیے مقرر ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں یہ ڈیٹیلنگ آپ بعد میں پڑھیں گے. تو مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہوتے ہیں؟ 7. جس مثنوی میں جنگ کا بیان ہو، یعنی کچھ ایسی مثنوی جس میں جنگ کا تذکرہ ہوتا ہے، جنگی ایک تصور بیانی ہوتی ہے، جنگ کا ایک تصویر کھینچی جاتی ہے اس کے اندر میں، تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ رزمیہ مثنوی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، وہ مثنوی جس میں جنگ کے حالات بیان کیے جائیں وہ رزمیہ مثنوی ہوتا ہے. جیسے کہ علی نامہ، جیسے کہ علی نامہ. اور جس مثنوی میں عشق و محبت کی داستان بیان ہو اسے بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، جیسے کہ کتب مشتری وغیرہ. تو آپ کو میں نے کتب مشتری پڑھایا تھا، آپ کے سلیبس میں کتب مشتری ہے، اس کے کردار نگاری میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، اور اس کے لکھنے والا کون ہے وہ ٹوٹل چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، اور ون شارٹ میں آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ ایک ایسی مثنوی جس میں جنگ کے بارے میں اطلاع دی جائے، جنگ کی کیفیت بتائی جائے، جنگی حالات اس میں رونما کیا جائے تو اسے کہتے ہیں رزمیہ. اور ایک ایسی مثنوی جس میں عشق و محبت کی بات ہو، عشق و محبت کی داستان ہو، اس کی کہانی، تو پھر اسے بزمیہ کہیں گے. رزمیہ بزمیہ آپ یاد رکھیں گے. اب ہوتا ساتھیوں عناصر مثنوی. ہم نے آپ کو قصیدے کی عناصر بتایا تھا، اسی طرح ہم نے جو ہے کہ آپ کو مرثیہ کا بھی عناصر، مرثیہ کے کتنے حصے بتایا تھا، قصیدے کے کتنے حصے یہ بتایا تھا. اسی طریقے سے مثنوی کے کتنے حصے ہیں، مثنوی کے کتنے جزو ہیں، کتنے عنصر ہیں، یہاں یہ بات ہو رہی ہے. تو پہلا اس میں ساتھیوں حمد و نعت. مثنوی میں حمد و نعت بھی ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو دیکھنا ہے، مدح فرما روائے وقت، یا ساتھیوں تعریف شعر و سخن. دو چیزیں ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. یا اس وقت کے جو حاکم وقت ہو، جو فرما روا ہو، ان کی تعریف کرے، ٹھیک ہے، یا اسی کو آپ ادھر سے نہیں ادھر سے بول کے دیکھ لیں گے. تعریف شعر و سخن، اس کے بولنے کی، اس کی شعر گوئی کی آپ تعریف کریں اپنے مثنوی کے اندر میں، تو دونوں چیزیں ایک چیز میں آ جاتی ہے. تو پہلی چیز حمد، دوسری چیز تعریف شعر و سخن، اور تیسری چیز ساتھیوں اصل موضوع، یعنی قصہ. قصہ اصل کیا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، مقصد کیا ہے، وہ اس تیسرے پوائنٹ پہ آتا ہے. اور چوتھا پوائنٹ ساتھیوں یہ ہے خاتمہ. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ خاتمہ ہوتا ہے. تو یہ عناصر مثنوی کتنی ہو گئے آپ کے پاس؟ 4. مجھے بتائیے گا عناصر یعنی کہ قصیدے کتنے حصے ہیں آپ وہ بتائیے گا. اسی طریقے سے جو میں نے مرثیہ آپ کو پڑھایا ہے، عناصر مرثیہ کتنے ہیں آپ مجھے وہ بھی کمنٹس کر کے بتائیں، کیونکہ نگاہیں کمنٹس پہ رہتی ہے لیکن آپ کی آتی نہیں ہے. میں پوچھ بیچ میں اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور جس کو یاد نہیں ہے آپ کے ذریعے سے ان کو بھی یاد ہو جائے. اب بات کر لیتے ہیں آراء و خیالات کا. تو حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے. سب سے کارآمد صنف کون سی ہے؟ تو وہ مثنوی ہے اکارڈنگ ٹو حالی.
तो हाली साहब के कहने के मुताबिक मसनवी क्या है, सबसे कारआमद सिनफ है। इसी तरीके से अगली जो वन शॉट लाइन है वो ये है, फनी एतबार से मसनवी का इम्तियाज हर शायर के मिसराओं का हम काफिया होना है। हर शायर के जो मिसरा है उसमें हम काफिया होना जरूरी है मसनवी फनी एतबार से। मसनवी में हर शायर का काफिया जुदा जुदा होता, काफिया सेम नहीं होता, जुदा जुदा होता है। गजल में काफिया बराबर रहता है लेकिन इसमें जुदा जुदा हो जाता है। चलिए अगली जो लाइन है साथियों वो ये है, मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। मसनवी में अशार की तादाद, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था गजल के अंदर में कम से कम कितनी लाइन होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन होनी चाहिए ये आप बताइए, कि हमने दोनों चीजें आपको पढ़ा रखा है। रुबाई में ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन है, कम से कम कितनी लाइन है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। यहां एक चीज क्लियर हो गई है कि मसनवी में जो अशार की तादाद है वो कोई हद उसकी नहीं है। मसनवी में गजल की तरह रदीफ व काफिया की पाबंदी नहीं होती। गजल में रदीफ व काफिया की पाबंदी जरूरी है, शुरू के 2 लाइन में है ना, उसके बाद हर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में। मसनवी में गजल की तरह जो है ये कवाइद, ये काफिया की जमा कवाफी है, तो रदीफ व काफिया की पाबंदी नहीं होती है। मसनवी की खुसूसियात में से एक वाक़ियात निगारी भी है। मसनवी की जो खुसूसियत आपने पढ़ रहे हैं या आपको मालूम है, उनमें से एक वाक़ियात निगारी भी, अपने अपने लोग जो कहीं वाक़िया का ये हादसा हुआ है उसको भी लोग मसनवी अंदाज में पेश कर सकता है। चलिए सबसे पहला मसनवी निगार फखरुद्दीन निजामी है। हमने आपको पढ़ाया था फखरुद्दीन निजामी का कुतुब मुश्तरी है ना, क्या बोलते हैं इब्ने निशाती, फुलबन वगैरह आपको मैंने पढ़ा दिया, जितनी चीजें हैं नुसरती वगैरह। तो सबसे पहला मसनवी कदम राव फखरुद्दीन निजामी को मैंने आपको पढ़ाया है, वही लाइन यहाँ पे फिक्स है कि सबसे पहला मसनवी निगार कौन है, तो फखरुद्दीन निजामी साहब हैं। उर्दू की पहली मसनवी साथियों कदम राव है, जो अहमद शाह वली बहमनी दौर में लिखी गई है। तो यहां तक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं। अभी तक कमेंट्स में बराबर आप लोगों ने दिया नहीं है किसमें कितनी लाइन होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मसनवी सिहरुल बयान चूंकि आपके सिलेबस में है और पूछा गया है, आपको पढ़ना है, तो थोड़ा इनके बारे में वन शॉट लाइन क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। मसनवी यानी मीर हसन मसनवी सिहरुल बयान, जिसका माना क्या होता है, बयान का जादू। सिहरुल बयान का माना क्या है, बयान का जादू। और ये मीर हसन का मसनवी है। किसका मसनवी है, मीर हसन का मसनवी। सिहरुल बयान जिसका नाम है, जिसका माना बयान का जादू होता है। जो हिजरी देखेंगे तो 1199 हिजरी, और ईस्वी की बात कर लेंगे तो 1884-85 में आसिफुद्दौला के जमाने में लिखी गई है। तो इसी एक लाइन में कई सवाल क्लियर हो रहे हैं। इसी एक लाइन में ये मसनवी किसकी है, तो मीर हसन की है। सिहरुल बयान के माने क्या है, तो बयान का जादू इसके माने हैं। सिहरुल बयान किसकी मसनवी है, तो मीर हसन की मसनवी है। सिहरुल बयान कब लिखी गई है, तो 1785 में लिखी गई है। किसके जमाने में लिखी गई है, तो आसिफुद्दौला के जमाने में लिखी गई है। तो कितनी लाइन यहां पे क्लियर हो गई, एक लाइन के अंदर में। अगली जो लाइन साथियों आपके पास वो ये है, मसनवी सिहरुल बयान मीर हसन की आखिरी और तबेजाद मसनवी है। मीर हसन की कितनी मसनवी है वो आप थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें, वो टोटल चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं मीर हसन को, तो वहां आएगी। फिलहाल ये बात समझिए कि सबसे आखिरी मसनवी किसकी, मीर हसन साहब की है, वो सिहरुल बयान है सबसे आखिर में, जो 1784 में शाये हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मसनवी सिहरुल बयान मीर शेर अली के मुकदमे के साथ 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी। ठीक है, और ये काम कैसे हुआ है, तो यहां फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से यह काम किया गया है, यहां इनका बड़ा रोल रहा है। चलिए, मसनवी सिहरुल बयान को
रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। कौन? मसनवी सेहरुल बयान को रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया है। सेहरुल बयान को मसनवी मीर हसन, देखिएगा सेहरुल बयान के निकनेम से देख लीजिए किन किन नाम से जाना जाता है। तो सेहरुल बयान को मसनवी मीर हसन या साथियों मसनवी बदरे मुनीर, ये भी इसी के नाम है। किस्सा बदरे मुनीर, ये इस नाम से भी जाना जाता है। शहजादा बेनजीर भी कहा जाता है। तो सेहरुल बयान को 4 और नामों से पुकारा और जाना जाता है, याद रखेंगे। सेहरुल बयान में शहजादा बेनजीर और शहजादी बदरे मुनीर की इश्क की दास्तान बयान की गई है। क्लियर है यहाँ पे? आइए, मसनवी सेहरुल बयान के दीबाचे में मीर शेर अली अफसोस ने उससे इसमें बामुसम्मा मसनवी कहा है। चलिए, जो चीजें पूछी जाती है उसी को पढ़ेंगे। मसनवी सेहरुल बयान में उस अहद की यानी इस अहद की तस्वीर कशी और मुआशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है। किसमें? मसनवी सेहरुल बयान में इस जमाने के तस्वीर कशी की गई है, मुआशरत की भरपूर अक्कासी की गई है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मसनवी सेहरुल बयान को लिखकर मीर हसन ने एक कसीदे के साथ आसिफुद्दौला की खिदमत में पेश किया था। मसनवी सेहरुल बयान को मीर हसन ने लिखा, लिखने के बाद और एक कसीदा भी लिखा। कसीदा यानी आसिफुद्दौला की तारीफ लिखी, तारीफ में कसीदा लिखा। करा क्या? उनको उनकी खिदमत में पेश कर दिया। आसिफुद्दौला के जो जमाने के फरमारवा थे उनके पास पेश कर दिया। हुआ क्या? जिसके बदले में उसे 1-2 शाले, शाल बोलते हैं चादर वगैरह ओढ़ने जो होते हैं, 1-2 शाल कंबल, 1-2 शाल के सिवा कुछ और हाथ नहीं आया था। चलिए इसी तरह आगे बढ़ेंगे साथियों। मोहम्मद हुसैन आजाद ने सेहरुल बयान, क्या है ये? सेहरुल बयान के मुतालिक लिखा है कि जमाने ने उसकी सेहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवैसियों से मुहज़र शहादत लिखवाया है। ये कहने वाला कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद हैं। इस पर थोड़ा सा आप डिटेलिंग के साथ नजर करेंगे, गहरी नजर रखेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। मीर हसन ने सेहरुल बयान की अदबी हैसियत मुतय्यन करने में मिर्जा कतील की फारसी तारीख का हवाला दिया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। गुलजार नसीम भी आपको पढ़ना है, ये आज नहीं कल पढ़ेंगे। तो गुलजार नसीम के बरखिलाफ सेहरुल बयान में जुजियात निगारी ज्यादा है। सेहरुल बयान क्या दीबाचा शेर अली अफसोस ने लिखा है, ये लाइन पहले भी क्लियर हो चुकी है। साथियों अब यहां तक आप लोगों ने बात को अगर समझ लिया है, कहानी समझ में आ रही है, जो आप पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आ रही है, और आपको लगता है आपको यहां से फायदा हो रहा है, या ये भी लगता है कि फ्यूचर में आपको फायदा होगा, तो साथियों एक बार जरूर मौका दें। 9045978747 इस पे राब्ता करके आप एक बार हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जहां साथियों आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपकी क्या बोलते हैं प्रिपरेशन की तैयारी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। चलिए अब पढ़ते साथियों सेहरुल बयान का खुलासा। ये आप पढ़ लेंगे, जब मैं आपको नोट्स दे दूंगा आप वहां पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं थोड़ी स्पीड से इसको पढ़ देता हूं कि किसी शहर में कोई बादशाह था, उसे हर तरह का ऐश हासिल था, मगर औलाद से महरूमी उनको हासिल थी। मायूसी और नाउमीदी की हालत में उसने दुनिया तर्क करने की ठानी थी। नुजूमियों और ज्योतिषों को बुलाकर मशवरा किया कि मैं दुनिया छोड़ने वाला हूं, क्या करना चाहिए। उन्होंने उसके यहाँ औलाद होने की पेशिन गोई की, यानी नुजूमियों ने कहा कि भाई आपके जो फ्यूचर प्लानिंग है बाय गॉड उसमें तो आपके औलाद हैं, और ये भी बतलाया कि बच्चे के पैदाइश के 12वीं साल आफतों मुश्किलात से दो चार होगा, लेकिन ये होगा कि लड़के की जान का कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन एक परी होगी जो उस पर आशिक हो जाएगी और उसे उड़ाकर ले जाएगी। नुजुमियों की पेशिन गोई सही साबित हुई और बादशाह के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हो गया। उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? बेनजीर उनका नाम रखा। ठीक है, सारे मुल्क में खुशियां मनाई गई।
चौथे बरस दूध छोड़ाकर एक निहायत खुशनुमा बाग में उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया। सूए किस्मत नुजूमियों की कही हुई बात बादशाह को याद न रही। बादशाह ने इस ख्याल से कि अब तो क्या हुआ, 12 साल बीत गए हैं, शहजादा को महल बुलवा लिया और महल के बाला खाने में सिहन में रात गुजारने का एहतमाम किया। हुस्ने इत्तफाक ये हुआ कि वही रात उसकी 12वीं साल की पहली रात शामिल हुई। चुनांचे नुजुमियों के कहने के मुताबिक माह रुख नामी एक परी है जिसका नाम क्या है, माह रुख, इधर से गुजरी, शहजादा को देखकर उस पर आशिक हो गई और उसे उड़ाकर परिस्तान ले गई। महल में शहजादे को जाने से कोहराम बच गया। उधर माह रुख परी ने शहजादे के आरामो आशाइश और उसके दिल बहलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहजादे का किसी तौर पर उससे मानूस होना मुश्किल था। आखिरकार माहिर परी ने शहजादे पर तरस खाकर उसको उसका एक घोड़ा दिया और सैरो सयाहत की इजाजत दे दी। शहजादा क्या करता था, रोज सुबह उठता और उसके घोड़े पे सवार होकर सुबह शाम तफरीह के लिए निकल जाया करता था। एक दिन इत्तफाकन से कुछ ऐसा हुआ कि शहजादे का गुजर एक शहजादी बदरे मुनीर के महल के करीब से हो गया और ये बदरे मुनीर वो है जिसपे ये शख्स यानी कि बेनजीर फिदा हो जाता है। शहजादा उसके बाग में उतरा जहां शहजादी बदरे मुनीर मौजूद थी। बेनजीर और बदरे मुनीर दोनों एक दूसरे को देखकर फरेफ्ता हो गए, इश्क में मुबतला हो गए, जो होना था सो हो गया। और माहिर परी के गयाब में यानी उनके गैर मौजूदगी में, गैब की जमा गयाब है, यहाँ पे देखिएगा, आपस में मिलने जुलने लगे। और जब माहरुख परी, ये माहरुख परी है, जब माहरुख को उनकी मुलाकातों की खबर एक देव के जरिए से हुई तो वो बहुत बरहम हुई, यानी कि गुस्सा हुआ उनको। फिर करा क्या, उसने मारे गुस्से के उस शहजादे को बेनजीर यानी शहजादा बेनजीर को कोहे काफ के रास्ते में पड़ने वाला एक कुआं था जिसका नाम चाहे आलम था, उसमें कैद कर दिया। लेकिन शहजादे के हाल जाहिर सी बात है बद से बदतर हो जाएगी और उनकी हालत से बेखबर बदरे मुनीर जो कि उनकी इश्क में मुब्तला थी, उनकी फिराक उनकी जुदाई में बेचैन रहने लगी। सोते जागते उससे शहजादे की सोहबतों का ख्याल रहता। इसी दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा शहजादा एक कुएं में कैद है। क्या ख्वाब था, क्या जमाना, क्या वक्त की क्या किस्से कहानियां हैं भाई, जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है कि आदमी ख्वाब के अंदर भी हकीकत से वाकिफ हो जाते हैं। और वो सख्त बेकरार हो गई। उसने अपने ख्वाब अपनी सहेली जिसका नाम क्या नजमुन निसा है और ये वजीर की बच्ची है उनको सुनाई। नजमुन निसा को बदरे मुनीर पर रहम आया और क्या बना, जोगन बनकर बेनजीर की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में जिनों का बादशाह, किसका, जिन का बादशाह के बेटे जिसका नाम था फिरोज शाह, उनसे मुलाकात हो गई। अब ये फिरोज शाह भी जवान थे, इनको नजमुन निसा से इश्क हो गया, इन पर फिरफ्ता हो गए। हर कोई स्टार्टिंग से ऐसे कहानी बनाया है, हर कोई हर किसी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन नजमुन निसा ने सिर्फ इस शर्त पर उसके साथ उससे मिलने का वादा किया कि वो शहजादा बेनजीर को ढूंढ निकालने में उसकी मदद करे। फिरोज शाह ने जिनों को बुलवाकर बेनजीर की खोज पर मामूर किया और एक सिकंदर नज़ाद देव ने कुएं से बेनजीर को निकाला। इस तरह फिरोज शाह की मदद से माहरूक परी की कैद से बेनजीर आजाद हो गया। फिरोज शाह और नजमुन निसा दोनों बेनजीर को लेकर बदरे मुनीर के महल में गए और बदरे मुनीर का बाप जिसका नाम मसूद शाह है बेनजीर की शादी का पैगाम भेजा। बदरे मुनीर और बेनजीर की शादी हो गई। चौथी के दिन यानी इनकी शादी हुई इन दोनों की, तो उनकी चौथी 3 रात गुजरने के बाद चौथी दिन के अंदर इनकी भी शादी, नजमुन निसा की भी और फिरोज शाह की भी शादी हो गई। कहानी यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आप इसको मेरी स्पीड से नहीं समझा है तो आप इसको आराम आराम से मजे ले करके और अपनी ख्वाबे गफलत में खो करके अपने पुराने दिनों को याद करके और थोड़ा इसमें अपने आप को, इसी कहानी में अपने आप को हीरो बना ले और अपने आप की हीरोइन बना ले। फिर इस कहानी को पढ़े, थोड़ा ज्यादा आपको मजा आएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा आपको। अब बात कर लेते हैं उसकी, जो है पूछा जाता है आपके इम्तिहानात में, किरदार जरूर पूछा जाता है। तो टोटल मसनवी की असल जान क्या है?
असल जान मसनवी की होती है किरदार। क्या होती है? किरदार। तो आपको किरदार याद रखना है। मसनवी में बहुत से किरदार हैं, जिनमें 6 किरदार बहुत अहम है मसनवी सिहरुल बयान में। शहजादा बेनजीर, इसका जो किरदार है ये मलिक शाह का लड़का है और इस किस्से का हीरो है। शहजादी बद्र मुनीर जो है इस किस्सा की हीरोइन है, जो खूबसूरत होने के साथ साथ शेरो अदब का ज़ौक़ भी रखती है। इसी तरीके से वजीर ज़ादी नजमुन्निसा जो है ये बद्र मुनीर की सहेली है, जो एक ज़हीन औरत है, हर मुश्किल में तदाबीर पेश करती है। नजमुन्निसा का किरदार तमाम किरदारों में ज्यादा फ़आल, जानदार और दिलकश है। इसी लाइन को आप याद रखेंगे, ये वाली लाइन VVI ऑब्जेक्टिव समझ करके, क्योंकि पूछा जाता है वजीर ज़ादी नजमुन्निसा। अगला जो किरदार है वो माहरुख परी है। तो जो शहजादा बेनजीर को एक बार वो देखने के बाद इश्क में मुब्तला हो जाती है और उनको उड़ा करके लेके भागती है, ये वो भागने वाली परी है। ठीक है, उल्टी गंगा बह रही है। फिरोज शाह देखेंगे, फिरोज शाह जो जिनों के बादशाह का बेटा है, और वह उस वक्त नजमुन्निसा पर आशिक हो जाता है जब वो जोगन के भेष में बेनजीर की तलाश में निकलती है। और मसूद शाह जो किरदार है ये बद्र मुनीर के बाप का किरदार है। यहां तक तो आप लोग बात समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, समस्या हो तो जल्दी से बताइएगा। क्या दिक्कत है आपको, बताइए। यहां तक पहली बात आप मुझे ये बताइए, जो खुलासा मैंने आपको दिया सिहरुल बयान का, क्या आप उसे समझ गए? जो किरदार मैंने बताया क्या आप उसको समझ गए? जो मैंने वन शॉट आपको पढ़ाया है मसनवी के बारे में, उसमें कोई डाउट आपको है? बताइए ना। या सिहरुल बयान के बारे में जो चीजें मैंने आपको बताई है कोई? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। हम आपके कमेंट के इंतजार में जो है ना काफी लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बात करते साथियों मीर हसन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मीर हसन का ही मसनवी कौन सा है? सिहरुल बयान है। तो मीर हसन को भी आपको पढ़ना होगा। आई बात समझ में? तो असल नाम की बात कर लेते हैं। तो असल नाम इसका मीर गुलाम हसन। असल नाम क्या है इसका? मीर गुलाम हसन। और तखल्लुस इनका सिर्फ हसन था। मीर हसन 1737 में, और ये दिल्ली में महल्ला सैयद वाड़ा में पैदा होते हैं। एक ही लाइन में 4 चीज क्लियर है। मीर कब पैदा हुए? 1737 में। कहा? तो दिल्ली में, महल्ला सैयद वाड़ा। क्या हुए? तो पैदा हुए। ठीक है। मीर हसन का इंतकाल लखनऊ में होता है। पैदा होते हैं दिल्ली में और वफात पाते हैं लखनऊ में। 1786 में ये इंतकाल पाते हैं। महल्ला मुफ्तीगंज है और कासिम अली खान के बाग के पीछे दफन किए गए हैं। अब याद रखिएगा, मीर हसन के जो वालिद है उनका नाम मीर गुलाम हुसैन है। मीर गुलाम हसन, ये मीर गुलाम हसन बेटे, मीर गुलाम हुसैन बाप है। मीर गुलाम हुसैन क्या है? बाप है। अब दोनों ही अपने वक्त के शायर हैं, याद रखिएगा। तो मीर हसन जिनकी मसनवी का नाम सिहरुल बयान है, उनके वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन, जिनका तखल्लुस ज़ाहिक है, जो अपने दौर के मशहूर और मारूफ हिज व गो शायर थे। चलिए, मीर हसन के अजदाद शाहजहां के जमाने में शहर हिरात से आकर दिल्ली में आबाद हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां देखते साथियों, उनके जद्दे आला, उनके दादा वगैरह जो है, उनका नाम मीर इमाम हरवी था। मीर हसन मीर जियाउद्दीन जिया के शागिर्द थे। सौदा से भी इस्लाह ली थी। 2 बातें यहां क्लियर है। मीर हसन मीर जियाउद्दीन जिया के शागिर्द थे और साथियों सौदा से भी उन्होंने इस्लाह ली थी। ये शागिर्द नहीं है, शागिर्द है। ठीक है, शागिर्द। मीर हसन अपने वालिद गुलाम हुसैन, जाहिक है, ये जाहिद नहीं है, ये असल में जाहिक है। ठीक है, जाहिक के साथ फैजाबाद आए थे और फिर आसिफुद्दौला के जमाने में लखनऊ आए थे।
चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, कुछ लाइन आपको समझना है। मीर हसन की सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी थी, हुसैनों की तरफ खास उनकी रग़बत थी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या हो तो कहने की जरूर कोशिश करें। यूं खामोशी अच्छी नहीं होती, जिंदा है तो जिंदा रहने की सबूत भी पेश करें। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें, अपना प्रॉब्लम शेयर करते रहें, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो फिर हमें इतना कोसों दूर बैठकर कैसे मालूम होगा आप क्या चाह रहे हैं, मैं आपको क्या दे रहा हूं। आपको लगी होगी प्यास, मैं आपके मुंह में डालूं निवाला, तो फिर ये आपके जान पर आ पड़ेगी। तो प्यास में पानी ही चाहिए, अगर आपको प्यास पानी की है तो पानी ही दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि प्यास लगी है या आपको भूख लगी है। तो ये तमाम बातें कहने की है और अमल भी करने की है। जल्दी से बताइएगा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। मुसहफी ने मीर हसन की तारीख वफात जो भी आपने पढ़ी है ना 1786, मुसहफी ने मीर हसन की तारीख वफात 1786 जो लिया है वो है साथियों शायर शेरी बयां से निकाली एक किताब है जिसका नाम है शायर शेरी बयां से निकाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या कहना है। अब बात कर लेते हैं मीर हसन के कारनामे। किसके? आपके मीर हसन, जिसको आप पढ़ रहे हैं और जिसके आपने शेरुल बयान पढ़ी, जो भी किस्सा आपने प्यार और मोहब्बत का पढ़ा, दिल तो बाग बाग हो गया होगा, कुछ तो पिछले वक्त याद आ गए होंगे आपके भी। तो चलिए अब उसके कारनामे देखिए। किसके? मीर हसन के, जिनके वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन है। बात करेंगे इनका असल नाम का, तो मीर गुलाम हसन इसका असल नाम है। मीर हसन ने उर्दू का एक तज़किरा, जिसका उन्वान ये था तज़किरा शोराए उर्दू। ये किसने लिखा है? मीर हसन ने लिखा है तज़किरा शोराए उर्दू। और एक दीवान भी है। किसका दीवान है? एक मीर हसन के एक दीवान है और एक तज़किरा है जिसका नाम शोराए उर्दू है। अब बात कर लेते साथियों मसनवियां की। इनकी 12 मसनवियां मिलती है। कितनी? 12 मसनवियां आपको मिल जाएंगी आपके मीर हसन यानी मीर गुलाम हसन के। तो मीर हसन ने छोटी बड़ी 12 मसनवियां लिखी है। आपको एक ये नाम यहां मिल रहा है, नकले जन फाहिशा एक नाम ये है, हिजवे कसाई, नकले कसाई, ये तमाम के तमाम 4 हो गए। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते जाइए। मसनवी शादी आसिफुद्दौला, ये साथियों 1769 में इन बंदे ने लिखी है मीर हसन ने। और इसी तरीके से मसनवी रमूजुल आरिफीन, ये 1774 में तबे हुई है। और मसनवी हिज्व हवेली, ये 1775 और 76 के बीच में शाये हुई है। और इसी तरीके से मसनवी गुलजार इरम, इनका भी लिखने वाला मीर हसन ही है और ये 1778 में शाये हुई है। इसी तरीके साथियों मसनवी दर तहनियत ईद, ये 1784-85 में शाये हुई है, इनका भी लिखने वाला मीर हसन ही है। मसनवी दर वस्फ कश्फ जोहर, ये 1784-85 के बीच में है। और यही सबसे लास्ट मसनवी जो आपने पढ़ा मसनवी सिहरुल बयान 1784-85 में है। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द समस्या हो तो बताने की कोशिश करें। समझ गए? ये आप नोट्स ले लीजिए, इसको बार बार पढ़िए, सोने से पहले एक बार पढ़िए। देखिएगा अगर मैं आपको पूरे नोट्स एक साथ दे दूं जितने आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में है, तकरीबन 200-300 पन्ने के हो जाएंगे, 400 पेज का हो जाएगा ये। अब आप डेली तो 400 पेज को नहीं पढ़ सकते, तो बड़ा परेशानी। फिर आप किसको पढ़ें किसको छोड़े? फिर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसमें फिर कब इसका मॉक टेस्ट करेंगे, कब इसका पढ़ेंगे। इसके लिए वो आसान तरीका जो हमने बताया वो ये है, आप डेली बेसिस में क्लास में डिस्कस करें लाइव आकर के। तो कुछ बातें जो होगी वो आपको सुनने से याद हो जाएगा, फिर उसी को आप नोट्स से ले लें। नोट्स को एक बार पढ़ें सुबह के टाइम में या रात के टाइम में, और एक बार सुबह के टाइम पढ़ लिया करें। तो एक दिन में ये 2-3 बार रिपीट होने पर आपके दिमाग में बात घुस जाएगी। तो डेली बेसिस में क्लास भी होगी, फिर इसी का अगले दिन टेस्ट भी हो जाता है। तो फिर आपको मालूम भी होगा जो हमने 1-2 दिन पढ़ा है, रात को भी सुबह को भी और लाइव क्लास में, तो उससे मुझे फायदा कितना हुआ है। तो ये एक तरीका है हमारा
तैयारी करने और कराने का। आई होप कि आपको फायदा होगा और हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो मीर हसन के कसायद भी हैं। अब तक सभी बातें क्लियर है। फिर आपकी तादाद लाइक में कम क्यों है? फिर आपके साथियों की तादाद इतनी कम क्यों है? जल्दी से बताइएगा, इस क्यों का जवाब आपके पास है कि नहीं। फिर साथियों, आपके जो पेड मेंबर हैं उसमें भी जो है कि हलचल रुक चुकी है। जल्दी से आप सभी साथी इतना पे करके हमारा पेड मेंबर आप बन सकते हैं। मीर हसन ने साथियों कुल 7 कसीदे लिखे हैं। कितने कसीदे लिखे? बंदे के कुल 7 ही कसीदे हैं मीर गुलाम हसन के, जिनमें से एक कसीदा इन्होंने हजरत अली और एक हजरत इमाम हुसैन की मनक़बत में लिखी है। 2 कसीदे तो ये हो गए, एक हजरत अली के, एक हजरत इमाम हुसैन के, 2 हो गए। आइए 2 और है साथियों, 2 कसीदे जो है कि नवाब आसिफुद्दौला की तारीफ में लिखी है। तो कितने हो गए? 4। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो साथियों एक कसीदा सालारे जंग जवाहर अली खान और आखिर में अली खान की तारीख में है। तो ये टोटल के टोटल कसीदे जितने भी हैं हमने आपको यहां दे दिए हैं। आप इसको पढ़िएगा। जल्दी से बताइए आज की क्लास कैसा रहा, क्योंकि आज भी थोड़ी बहुत जल्दी करनी पड़ी है। उस जल्दी के पीछे भी एक वजह है जो आपको भी मालूम होगा या साथियों हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो फिर शिरकत भी रहती है। तो साथियों 9045978747 इस नंबर पे आप राब्ता करके कांटेक्ट करके संपर्क करके हमसे जो है कि नोट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। अपने तमाम इम्तिहानात की तैयारी के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या नहीं पढ़ना है, मुकम्मल रहनुमाई के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। फिर वही बात, वही चीज, वही लाइन, वही बात मैं कहने जा रहा हूं साथियों कि अगर आप सब चीज कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर चुके हैं तो फौरन लाइक करें, फौरन शेयर करें। और फिर साथियों कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, ये मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। बताइएगा साथियों कैसा रहा आज का ये क्लास। लेते हैं थोड़ा सा वक्फा। आज हम आपके साथ, दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।